गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के? ओके। मौज मस्ती से पढ़ाई चल रही है ना? गुड। चलो उपस्थित हो जाओ। गुड। सभी के सभी उपस्थित हो जाओ। हम्म। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोग भूगोल के एक बड़े ही सरल और सहज टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसे जैसे ही भूगोल विषय की शुरुआत होती है वैसे सभी के सभी एक बात ज़रूर पूछते हैं कि अच्छा, भूगोल के विद्यार्थी हो तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? कैसे है पृथ्वी, कितने परतों में विभाजित है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तमाम तरह की बातें आपसे लोग कहते हैं। आज कुछ मोटे मोटे तौर पर हम भूगोल के उसी एक खंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसी एक खंड की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले ओके, बैक पेन बेटर है पहले से। अपनी तैयारी में, पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे बनाएं? ओके, माइक लगा लीजिए। तो माइक तो लगा है। टाइम स्केल लर्न कैसे करें? धीरे धीरे याद हो जाएगी अब। ओके, प्लीज़ ये बता दीजिए नोट्स कब से मिले, कौन से नोट्स चाहते हो अंकित? मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि अंकित किस नोट्स की बात आप कर रहे हो। किसी बच्चे ने लिखा मेरा ज्योग्राफी बहुत कमजोर है, तो क्लास के साथ साथ अच्छा होता जाएगा। वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज से अब प्रकृति गुजर रही है, कि ऐसा भी हो सकता है कि नया, बिल्कुल अभिषेक ऐसा होगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आएगा तब पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। उभयचर जंतुओं का जन्म किस काल में हुआ था? कार्बोनिफेरस या डेवोनियन में? शुरू तो डेवोनियन से हो गया था, लेकिन विकास पर्याप्त मात्रा में कार्बोनिफेरस में हुआ था। थोड़ा बहुत इनमें ये जो वेरिएशन टाइम का रहता है ना, तो वो हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि एग्जैक्ट कभी ऐसी बातें पता चल नहीं सकती हैं। आप लोगों ने तो देखा था, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। इस भरोसे से चट्टानों की आयु, चट्टानों में मिलने वाले जीवाश्मों की आयु के आधार पर चीज़ों की गणना करते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल कब कभी वीकली टेस्ट होगा क्या? अभी टॉपिक शुरू होंगे तब शुरू हो जाएगा। बिल्कुल होगा। ट्रियासिक इपोक, वो आगे निकल गया। सभी के प्रणाम स्वीकार करते हैं दोस्तों। आपने तो सारा याद करा दिया सर। एक ही रिवीजन में सब कुछ याद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी मठ के बारे में न्यूज़पेपर बता दीजिए सर, कौन सा पढ़े? ओके ओके, आज मैं कुछ लाया भी हूँ और आपके लिए, है ना। डेली क्लास नोट्स की बात कर रहा है। ओके, डेली क्लास नोट्स के बारे में मैंने बोल दिया है। डेली क्लास नोट्स के बारे में ऑप्शनल में बोल दिया। तो क्या बाकी ऑप्शनल में भी ऐसा हो रहा है, जीएस में जैसा होता है? मुझे तो नहीं लगता कि ऑप्शनल में अभी ये बात शुरू हुई होगी। मैंने कह तो दिया है अपनी तरफ से संस्था को, बिल्कुल प्रॉपरली कह दिया है। प्रॉपरली कह दिया है, और संस्था उस दिशा में प्रयास करेगी, है ना। कंटिन्यूटी कैसे बनाए? कंटिन्यूटी बनाना थोड़ी पड़ता है, बस इंटरेस्ट जगाइए, अपने आप कंटिन्यूटी बन जाता है। आज तक मेरा कमेंट्स नहीं देखा। ओह, जय विजय ने लिखा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जय विजय। ऑप्शनल के साथ ज्योग्राफी जीएस ना पढ़ें तो तैयार हो जाएगा? बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अंकुर ने भी लिखा सर आप मेरा कमेंट्स नहीं देखते, ये सब क्या है? ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। फादर ऑफ द ज्योग्राफी किसे कहते हैं? रुद्र ने शुरू किया। देखो रुद्र, जब आप जीएस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि फादर ऑफ द ज्योग्राफी कौन है, कुछ अलग है। बट यहाँ मैं बताऊंगा, फादर ऑफ द ज्योग्राफी हिकैटियस हैं। वहाँ पे आपको इरेटो स्थनीज को बताया जाएगा, या अनेक्जिमेंडर को बताया जाएगा। जीएस में अनेक्जिमेंडर एंड इरेटोस्थनीज को बताया जाता है, बट सच्चाई यह है कि फादर ऑफ द ज्योग्राफी हिकैटियस हैं। ये सारा टॉपिक आपका आएगा भौगोलिक चिंतन में, मैं तब समझाऊंगा कैसे ये फादर ऑफ द ज्योग्राफी है।
आपके पढ़ाने का तरीका, ज्योग्राफी से डर गायब हो गया, स्टडी में मज़ा आने लगा, एट्सेट्रा। टाइम कैसे मैनेज करें, ये सब तो खुद ही शुरू करो भाई। मैंने सब कुछ तो समझा दिया है, कितना बढ़िया से समझाया था। चलो, ये टाइम मैनेज कैसे करें, इंटरेस्ट कैसे जगाएं, ये सारी 1-2 दिन की कक्षाओं में, शुरुआती कक्षाओं में मैंने यही तो बताया था। अब डेली ये बात क्लास में थोड़ी हो सकती है। रुद्राक्ष पाल, नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। जो क्लास चल रहा है अभी, क्लास पे फोकस करो, नोट्स पक्का पक्का दूंगा जहां जहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो, बात समाप्त करते हैं और अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, पर मैं पूरी तैयारी कर लूं फिर, ठीक है। चलो, ध्यान से मुझे सुनो, बंद करो कमेंट्स। चलो, मैं कोई कमेंट्स नहीं देख रहा। अब वही सर आंसर राइटिंग पर बताइए, एटसेट्रा बताइए। कितना आप लोग भोले हो मेरे प्यारे दोस्तों। टॉपिक अभी शुरुआत नहीं हुआ है, टॉपिक में क्लासेस हुई नहीं है, कैसे आंसर राइटिंग पे बता दें, क्या कर दें। इतना तो बेसिक समझ होनी चाहिए आप सब में, ठीक है। पीजीटी इसे पढ़ने से हो जाएगा। पीजीटी से कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बस 1-2 टॉपिक पीजीटी में वो हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, उन्हें अलग से तैयार करना पड़ेगा। केवल आपके नोट्स पढ़ रहे हैं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उज्जवल, शानदार तरीके से चलेगा, ठीक है। ठीक है, चलो बंद करते हैं। बच्चे भी कहने लगे सर अब आप पढ़ाइए, इन्हें कमेंट्स करने दीजिए। तो जब हमारे स्टूडेंट्स ही कहने लगे तब तो बस मुझे तो मिल गया परमिशन भी, है ना। और आपके परमिशन से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से शुरू करते, बंद करो मित्रों कमेंट्स और आओ अब टॉपिक पे सीधे, है ना? ताकि ये जो 2 घंटे का समय होता है उसको हम लोग भरपूर तरीके से उपयोग कर सकें, भरपूर तरीके से उपयोग कर सकें। कैसे? ओह, आज तो इन लोगों ने सिलेबस ही गायब कर दिया। कैसे? मुझे तो पता नहीं था, यहाँ पे सिलेबस तो लगा रहता था डेली। आज ज़रूरत थी तो गायब कर दिया, है ना। आज गायब कर दिया, पर कोई बात नहीं है, हम आपको बताते हैं। आज हमारा टॉपिक शुरू होगा, है ना। सभी के सभी लिखेंगे, पृथ्वी के अंतरतम की भौतिक, रासायनिक विशेषताएं भौतिक, पृथ्वी के अंतरतम की भौतिक रासायनिक विशेषताएं, ये टॉपिक है जीएस में, जिसे आप लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहते हैं। ये टॉपिक वही है। देखो, एक टॉपिक आप लोग फिनिश कर चुके हैं, भू प्रॉपर्टी का उद्गम एवं विकास। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। एक टॉपिक आप फिनिश हो चुके हैं। समाप्त हो चुका टॉपिक क्या है? समाप्त टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में दिया है, तो सिलेबस में दिए टॉपिक में से भू प्रॉपर्टी का उद्गम एवं विकास, सिलेबस का जो ये अंग है, आप लोगों ने अगर सिलेबस अब जिरोक्स करा लिया है, प्रिंट आउट ले लिया है उसका, तो ये समाप्त हो चुका है। इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा, वहीं से शुरू करनी है पूरी घटना, कि हमारी पृथ्वी अपने उत्पत्ति कालखंड में उच्च तापमान वाली गैसीय गोले की भांति थी, लेकिन ब्रह्मांड के शीतलन के साथ साथ स्वयं पृथ्वी भी ठंडी हो रही थी, और ठंडे होने के क्रम में ही विभिन्न प्रक्रियाओं से
भूपर्पटी का उद्गम एवं विकास हुआ है। प्रक्रियाएं हैं निम्नलिखित: शीतलीकरण की प्रक्रिया, मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया, तो उसके बाद घनीभूतीकरण की प्रक्रिया एवं गैस विमुक्तीकरण की प्रक्रिया। ये जो 4 प्रक्रियाएं हमने लिखाई हैं, इन 4 प्रक्रियाओं को लिखते हुए आप अपने विषय बिंदु को चित्र बनाकर समाप्त करेंगे और फिर अंत में लिखेंगे कि इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अपना रूप धारण करती है। तब से लेकर आज तक भी शीतलन के दौरान भूपर्पटी का निरंतर विकास होता जा रहा है। टॉपिक समाप्त है ना, टॉपिक समाप्त। लिख चुके हैं आप सब कुछ कि नहीं? मैं हर एक बात पढ़ा चुका हूं कि नहीं? दूध के उदाहरण से, अन्य उदाहरणों से, सारे उदाहरणों के माध्यम से भी ये टॉपिक आपका मैंने पढ़ा दिया। एक टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद का दूसरा टॉपिक आता है। जो टॉपिक है, अगर सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक देखेंगे तो भू आकृतिक विकास को नियंत्रित करने वाले कारकों की बात की गई है। और कारक बेसिकली 2 हैं, एक जो पृथ्वी के अंदर से कार्य कर रहे हैं और एक जो पृथ्वी के सतह पर कार्य कर रहे हैं, जिन्हें 2 प्रकार की शक्तियों के रूप में देखते हैं, अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्ति के रूप में। तो इन्हें पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम यह पढ़ें कि हमारी पृथ्वी में आंतरिक स्थिति है कैसी। देखो समझना, अगर भूगोल की परिभाषा को देखा जाए, भूगोल की प्रकृति एवं व्यवहार को देखा जाए, तो भूगोल अपने प्रकृति एवं व्यवहार में कहता है कि मेरा उद्देश्य पृथ्वी के अंदर क्या घटित हो रहा है यह जानना बिल्कुल नहीं है। तो दूसरी तरफ यह भी कहता है कि वायुमंडल के बाहर भी क्या घटित हो रहा है यह भी मेरा जानना बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि भूपर्पटी में जो व्याप्त स्थलाकृतियां हैं, भूपर्पटी में जो उपस्थित उच्चावच हैं, उनकी उत्पत्ति एवं विकास को जानना, उनकी उपयोगिता एवं महत्व को जानना। फिर से बोलता हूं, इस बात को बहुत अच्छे से कंठस्थ करो, लिखाऊंगा नहीं, ये बात समझना है। भूगोल अपनी परिभाषा में एवं प्रकृति में क्या कहता है कि मेरा उद्देश्य जो पृथ्वी के अंदर समाया हुआ है वो जानना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या उपस्थित है यह बेसिकली भूगर्भ शास्त्र जानेगा। ये कौन जानेगा? भूगर्भ शास्त्र जानेगा, जिसे आप भूविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है ये पढ़ाना, ठीक है ना। दूसरी तरफ समझना, भूगोल यह भी कहता है कि वायुमंडल के बाहर क्या है, वहां क्या घटित हो रहा है, यह भी मेरा जानना उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे स्पेस साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है और मेरा औचित्य या उपयोगिता भी उससे साबित नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए इन सब को पढ़ता एवं पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ते हैं फिर भी भूगोल में? क्योंकि इनसे पृथ्वी के भूपर्पटी में, भूपृष्ठ में जो स्थलाकृति या उच्चावच अवस्थित हैं, उनका विकास प्रभावित होता है, उनकी उत्पत्ति प्रभावित होता है। अंदर की घटनाएं, ब्रह्मांडीय घटनाएं, वायुमंडल की घटनाएं स्थलाकृतियों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो चूंकि जो हमारा भूगोल है या भूगोल विज्ञान है, इसमें हम किसी भी बात को कारण के साथ परिणाम के रूप में पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो कोई भूपर्पटी पर स्थलाकृति का अध्ययन करेंगे तो हमें जानना होता कि आखिर इसका कारण क्या है, और उन कारणों के अवलोकन के क्रम में, उन सब के कारणों को जानने के क्रम में हमें इन विषय बिंदुओं का अध्ययन करना होता है। इन विषय बिंदुओं का अध्ययन करना होता है। ये बातें आपको जाननी है। इसीलिए इस खंड को भी भूगोल का अंग मान लिया गया है। अदरवाइज कोर रूप से यह भूगोल में पढ़े जाने का विषय है ही नहीं। भूगोल में पढ़े जाने पर के योग्य यह टॉपिक बेसिकली है ही नहीं। ओके, अब दूसरी बात करता हूं इसमें।
कई बच्चे मुझसे जीएस में ये टॉपिक पढ़े होंगे और मैं खूब भरपूर वहां पढ़ाता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भी है जीएस में, भरपूर पढ़ाता हूं मित्रों। तो उनके मन में होगा कि अगर ऑप्शनल में ना पढ़ें तो नहीं पढ़ोगे, चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। पर मैं ये कहूँगा कि अगर पढ़ ही लोगे तो क्या समस्या आ जाएगी। कोई टॉपिक सरल है जिसे जीएस में आपने बहुत अच्छे से मुझसे ही पढ़ा है, तो क्या ऑप्शनल में नहीं पढ़ोगे? पढ़ लो। मैं तो पहले से भी बोलता हूं कि अगर जीएस में कई टॉपिक पढ़ लोगे तो ऑप्शनल पढ़ना बड़ा सहज हो जाएगा, या ऑप्शनल में पढ़ लोगे तो जीएस में पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग तो सिस्टमेटिक रूप से हर एक टॉपिक पढ़ते रहना, समझ गए ना मेरी बात। तो अब इस खंड को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्थलाकृतियों को प्रभावित करेगी, उत्पत्ति एवं विकास को नियंत्रित करेगी। इसलिए हम नियंत्रित करने वाले कारक को पहले जानेंगे, तब नियंत्रण की प्रक्रिया को समझेंगे। इसी क्रम में हम इस खंड का अध्ययन करने जा रहे हैं, और वो हमारा खंड कौन सा है कि पृथ्वी के अंतरतम की भौतिक रासायनिक विशेषताएं क्या हैं, ये पढ़ेंगे। सिलेबस का ये अंग है, ठीक है। तो लिखो सभी के सभी, सभी के सभी लिखेंगे। शुरुआत कुछ यहां से करेंगे कि भूपृष्ठ के नीचे उपस्थित पृथ्वी का समस्त आंतरिक भाग, पृथ्वी का समस्त आंतरिक भाग भूगर्भ कहलाता है। भूगर्भ कहलाता है, जिसका अध्ययन भूगर्भ शास्त्र या भूभौतिकी के अंतर्गत, जियोफिजिक्स जिसे कहते हैं, भूगर्भ शास्त्र या भूभौतिकी जियोफिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। के अंतर्गत किया जाता है, पूर्ण विराम लगाकर। लेकिन आगे लिखेंगे, धरातल में व्याप्त स्थलाकृतियों के उद्भव एवं विकास को समझने के लिए भौतिक भूगोलवेत्ताओं को भूगर्भ की प्रकृति का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसलिए भूगोल में इस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। पूर्ण विराम। ये आपने एक इंट्रोडक्शन लिखा और इसके माध्यम से आपने बता दिया कि हम ये पाठ, ये खंड, ये वाला क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपने लिख दिया। मित्रों, कॉपी ही आपकी ऐसी होगी कि उसमें सागर समाया होगा। मैं लिखा भी कॉपी को ऐसा दूंगा कि उसी में सागर समा गया होगा, आपको तमाम तरीके से भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये भी बता दूं, जो नोट्स आपको मिलने जा रहे हैं ना, तो मैं ही कट पेस्ट कॉपी, किसी और द्वारा नहीं, ऑप्शनल में जो प्रिंटेड मटेरियल अभी आपको पीडीएफ फॉर्म में थोड़े दिन बाद से मिलना शुरू होंगे, मैं ही सारे टॉपिक नहीं, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है मैं ही उसे
किसी किसी बुक से जहां से महत्वपूर्ण लग रहा है उससे कट पेस्ट कॉपी करा के आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिफाइड होगा, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। जिन सेक्शन को होमवर्क करना है वो होमवर्क वाले सेक्शन भी उसी नोट्स से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। मैं इतनी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराना चाहता हूं, और इसकी बात मैं क्या करूं, ठीक है ना। चलो, तो आपने पहली बात समझी इंट्रोडक्शन में। अब दूसरी बात आती है कि आखिर भूगर्भ है कैसा। दूसरी बात की ओर बढ़ो। भूगर्भ है कैसा, इसका ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा। बड़ा कठिन है ये डगर समझने का। बेसिकली कि भूगर्भ है कैसा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी, आंतरिक संरचना की भौतिक रासायनिक विशेषताएं क्या हैं, इसे हम कैसे समझेंगे। तो ऐसा करते हैं कि एक फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं और पहुंच जाते हैं। हो सकता है क्या ऐसा? आप बोलोगे नहीं हो सकता सर। तो ट्रेन, बस, गाड़ी, किसी की भी टिकट बुक करते हैं और पहुंच जाते हैं। आप कहोगे नहीं सर, ऐसा नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कैसे पहुंचेंगे? तो ऐसा करते हैं, एक कुआं खोदते हैं और कुएं में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या पहुंच जाएंगे पृथ्वी के अंतरतम तक? आप बोलोगे नहीं सर, इस तरह से भी नहीं पहुंच सकते। तो फिर कैसे पहुंचेंगे ये तो बता दो। अंदर के बारे में जानेंगे कैसे कि अंदर उपस्थित कैसे है, अंदर उपस्थित क्या है। कुछ तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। अब बात क्या आती है यहां समझने की कोशिश करना कि बेसिकली बात क्या आती है कि अगर हम पृथ्वी को देखना चाहें, पृथ्वी को देखना चाहें कि पृथ्वी है कैसे, तो आप सभी के सभी जानते हैं कि अगर भूपृष्ठ से पृथ्वी के केंद्र को आप समझें, पृथ्वी के केंद्र को समझें, तो भूपृष्ठ से लेकर पृथ्वी के केंद्र की जो गहराई प्राप्त होती है, पृथ्वी के केंद्र की जो गहराई प्राप्त होती है, ये गहराई लगभग लगभग 6371, 73, 74, कुछ भी लिख सकते हैं, तो 71 किलोमीटर की प्राप्त हो रही है। इतनी गहराई प्राप्त हो रही, मतलब हमारी पृथ्वी एक विशाल काय पिंड के भांति है। क्या है? हमारी पृथ्वी एक विशाल काय पिंड के भांति है। और इस विशाल काय पृथ्वी, पिंड रूपी पृथ्वी के अगर हम यहां भूपटल पर उपस्थित हैं तो केंद्र पर कैसे पहुंचे? ना हमारे पास कोई एरोप्लेन है, न रेलगाड़ी है, न बस गाड़ी है, न मोटर बाइक है, न कोई और साधन है। हम इस केंद्र तक पहुंच कैसे सकते हैं? तो इसके लिए हम दो प्रकार के स्रोतों का या साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। अंतरतम को, भूगर्भ के प्रकृति को जानने के साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। तो भूगर्भ की प्रकृति को जानने के कितने प्रकार के साक्ष्य आते हैं हम अभी लिखा नहीं रहे, अभी केवल आपको समझा रहे हैं कि जहां साक्ष्यों की बात की जाए तो दो प्रकार के साक्ष्यों की हम चर्चा करते हैं। दो प्रकार के हम साक्ष्यों की चर्चा करते हैं मित्रों, दो प्रकार के साक्ष्यों की चर्चा। तो कैसे कैसे साक्ष्य हैं? एक तो कुछ प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं जो दिखाई देते हैं, तो दूसरे प्रकार के साक्ष्य आते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष स्रोत आते हैं, सोर्स आते हैं। और इसमें भी ध्यान रखना, ये जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं उसमें भी दो प्रकार के हैं। एक तो मानवीय हैं, एक तो मानवीय स्रोत हैं, तो एक आते हैं मित्रों प्राकृतिक। एक क्या आते हैं? प्राकृतिक आते हैं। और इसमें भी दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक को मानवीय के अंतर्गत रख सकते हैं जो प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और एक को प्राकृतिक के अंतर्गत रख सकते हैं, एक को प्राकृतिक के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक फ्लो चार्ट बनेगा। तो प्रत्यक्ष स्रोतों में यहां पर जो मानवीय स्रोत होता है वो कौन सा होता है? वो होता है जो मानव खुदाई करके पृथ्वी के गर्भ में जाता है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए यहां का एक बिंदु था, यहां का एक स्थल बिंदु था, यहां हमने किया खुदाई, और इस तरह से खुदाई करते हुए पृथ्वी के अंदर यहां तक पहुंच गए। शुरू किया खुदाई यहां से और यहां तक पहुंच गए। पर खुदाई करके हम पहुंचे किस गहराई तक हैं? पर खुदाई करके हम पहुंचे किस गहराई तक हैं? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होता है, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होता है। पर फिर भी हम
जितना भी पहुंच सके हैं प्राप्त ज्ञात आंकड़ों के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न अवश्य हो सकता है कि सर पृथ्वी का केंद्र इतनी गहराई पर अवस्थित है, इसे हमने मापा कैसे? सिंपल सिंपल तरीका है कि पृथ्वी का अगर ऊपरी सतह से दूसरे सतह तक पहुंचा जाए, अगर कुल व्यास की लंबाई 12,000 किलोमीटर से अधिक है, 12,657 किलोमीटर या 614 किलोमीटर प्राप्त होती है, तो उसका आधा कर दिए तो त्रिज्या निकल आई। त्रिज्या हमेशा किसी गोले का या वृत्त का केंद्र होती है। तो वो त्रिज्या का मान ज्ञात कर लिया हमने, तो उसके आधार पर पृथ्वी के केंद्र की गहराई निकल आई। ठीक है, पृथ्वी में उसके केंद्र की क्या निकल आई मित्रों? गहराई निकल आई, गहराई निकल आई। तो इस आधार पे पता चला कि पृथ्वी का केंद्र यहां पर प्राप्त होता है। तो यहां पर जो सबसे पहला जो मानवीय स्रोत है, तो मानव द्वारा की गई खुदाई या मानव द्वारा निर्मित खाने कौन सी हैं? खान या खाने हैं, जो माइंस हैं। तो माइंस के माध्यम से खान है, कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं। खान, कुएं या ट्यूबवेल हम कह सकते हैं। नलकूप, ट्यूबवेल हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से क्या प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक रूप से यहां पर 3 की चर्चा की जा सकती है। 3 की चर्चा में पहला जो विषय वस्तु होगा वो होगा अनावृत चट्टानें, एक्सपोज्ड रॉक्स, अनावृत चट्टानें। तो दूसरी तरफ आ जाती हैं कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। ते तीसरी तरफ जो आ जाती हैं वो आ जाता है ज्वालामुखी विस्फोट। क्या आ जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट आ जाता है। इन सब के माध्यम से जानते हैं। और जहां तक बात आती अप्रत्यक्ष को, तो अगर मैं यहां पर अप्रत्यक्ष को उठाकर दिखाना चाहूं, अप्रत्यक्ष स्रोतों को यहां पर उठाकर दिखाऊं क्योंकि वहां पर जगह कम है, तो यहां पर मानवीय साक्ष्यों में कौन से दिखेंगे? मानवीय साक्ष्यों में, मानवीय साक्ष्य में कई आधार हैं। एक तो आता है ताप पर आधारित, ताप पर आधारित। एक आता है दाब पर आधारित, दाब पर आधारित साक्ष्य आता है। एक आता है घनत्व पर आधारित, घनत्व पर आधारित। जबकि दूसरी तरफ यहां प्राकृतिक साक्ष्यों की बात करें, किसकी बात करें? प्राकृतिक साक्ष्यों की बात करें, तो प्राकृतिक साक्ष्य कैसे हैं, क्या हैं? तो इनमें 2 की चर्चा होती है मित्रों। एक उल्कापात की चर्चा होती है और एक होती है भूकंपीय तरंगों की। एक किसकी होती है? भूकंपीय तरंगें। इतने प्रकार के साक्ष्यों के माध्यम से हम पृथ्वी के अंतरतम को जानते हैं, पृथ्वी के अंतरतम को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना मित्रों? तो अब आप अभी ऐसा काम नहीं करोगे। सबसे पहले तो आपको एक हेडिंग देना है, सबसे पहले आपको हेडिंग देना है कि लिखें कि भूगर्भ के प्रकृति को समझने के साक्ष्य, भूगर्भ के प्रकृति को समझने के साक्ष्य। समझने के साक्ष्य। फिर भाषा लिखोगे, तब जाकर ये फ्लो चार्ट बनाओगे। भाषा लिखना है, डैश देकर लिखो। लिखो पृथ्वी एक विशालकाय, पृथ्वी एक विशालकाय, विशालकाय खगोलीय, खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है जिसके केंद्र की गहराई, जिसके केंद्र की गहराई
लगभग 6,371 किलोमीटर, लगभग 6,371 किलोमीटर की प्राप्त होती है। की प्राप्त होती है। पूर्ण विराम लगाए, लिखो इस गहराई तक, इस गहराई तक मनुष्य के लिए पहुंच पाना, मनुष्य के लिए पहुंच पाना आज तक संभव नहीं हुआ है, संभव नहीं हुआ है। तथापि, तथापि मतलब फिर भी, तथापि हम निम्नलिखित स्रोतों या साक्ष्यों के माध्यम से आंतरिक प्रकृति, आंतरिक प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बन जाएगा आपका फ्लो चार्ट। एक ही तरफ बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि दो तरफ बनाना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इस अप्रत्यक्ष को आप वहीं पर फिर लिख दोगे। सभी लिखो। देखो, उत्तर लेखन में इन सब चीजों का विशेष महत्व है। ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है, चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना है। है ना? सब कुछ लिखिएगा, वहां से शुरू करिएगा यहां तक की पूरी बातें। जैसे बन जाए मुझे इन्फॉर्म करिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में बांटिए, प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष में मानव निर्मित खाने, कुएं, ट्यूबवेल आदि, तो प्राकृतिक अनावृत चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, ज्वालामुखी आदि। अप्रत्यक्ष में मानवीय स्रोत या साक्ष्यों में ताप पर आधारित, दाब पर आधारित, घनत्व पर आधारित साक्ष्य। तो यहां इस तरफ प्राकृतिक में उल्कापात एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत या साक्ष्य। हो गया इतना। अब आपका ये काम फ्लो चार्ट का काम हो गया। फ्लो चार्ट अपने आप में इतनी क्लैरिटी एग्जामिनर को दे देता है कि अब उसे आगे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सरसरी तौर पर एक आध विषय बिंदु को भी पढ़ लिया तो बहुत हो जाता है। अब आपको हेडिंग देना है, हेडिंग देना है। सबसे पहले लिखना है कि लिखे मानव निर्मित खाने, कुएं आदि। मानव निर्मित खाने, कुएं आदि लिख दिया सभी ने? तो डैश देकर लिखो, डैश देकर लिखो। लिखो मनुष्य आज तक सबसे गहरी खान लगभग 5.5 किलोमीटर, लगभग 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर तक एवं सबसे गहरा तेलकूप, सबसे गहरा तेलकूप
लगभग 18.5 किलोमीटर तक ही, लगभग 18.5 किलोमीटर तक ही निर्मित कर पाया है, निर्मित कर पाया है। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखेंगे यह गहराई, यह गहराई पृथ्वी के केंद्र की गहराई के सापेक्ष, पृथ्वी के केंद्र की गहराई के सापेक्ष सापेक्ष अत्यंत ही कम है, अत्यंत ही कम है, अत्यंत ही कम है, जिसके आधार पर भूगर्भ की प्रकृति के विषय में, भूगर्भ की प्रकृति के विषय में कुछ भी ठीक से कह पाना उचित नहीं होगा, कुछ भी ठीक से कह पाना उचित नहीं होगा। उचित नहीं होगा। पूर्ण विराम लगा दें। देखो, बेसिकली विद्वानों ने क्या कहा कि अगर हम ये 5.5 किलोमीटर की गहराई की बात करें, या चलो 18-19 किलोमीटर की गहराई की ही बात कर लेते हैं, तो जहां पृथ्वी का केंद्र लगभग 6,500 किलोमीटर की गहराई पर उपस्थित है, तो इस केंद्र के सापेक्ष हम अगर ऊपर के कुएं की गहराई की तुलना करें तो केवल इस तरह से होगा जैसे पृथ्वी की सतह में हमने खुरेच मार दिया है, खरोंच दिया है, खुरच दिया है। तो किसी एक खुरचने के आधार पर आप उसके अंतरतम की बात ठीक से समझ पाएंगे या कह पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल तथ्य है, बहुत ही मुश्किल बात है। इसके आधार पर कुछ भी आप स्पष्टता से कह नहीं पाओगे। यही बात आपके इस सेंटेंस में जो मैंने लिखाया है, इस सेंटेंस में पूरी होती है। तो पहली बात यहां पर समाप्त हुई मानवीय स्रोत में। अब प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले लिखिए अनावृत चट्टानें, अनावृत चट्टानें, अनावृत। अब क्या होती है एक्सपोज्ड रॉक्स? अब समझना होगा आपको इसको, एक्सपोज्ड रॉक्स के बारे में। आप सभी के सभी जानते हैं कि बेसिकली अगर चट्टानों की प्रकृति देखी जाए तो चट्टान मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो पैतृक चट्टान है, पेरेंटल रॉक जिसे कहते हैं, या मौलिक फंडामेंटल चट्टान कहते हैं, वो आग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान कहलाती है, जिसका निर्माण पृथ्वी के शीतलन से या ज्वालामुखीय मैग्मा के ठंडा होने से हुआ है। दूसरे प्रकार की चट्टान होती है, दूसरे प्रकार की चट्टान होती है, इन चट्टानों के अपक्षय तथा अपरदन से जो अवसाद प्राप्त होते हैं, उन अवसादों से निर्मित चट्टान जिसे आप परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर चर्चा आती है कि जब इन दोनों में उच्च तापमान एवं उच्च दाब आरोपित किया जाता है तो दोनों के प्रकृति में रूपांतरण आ जाता है, भौतिक प्रकृति में भी तथा रासायनिक प्रकृति में भी रूपांतरण आ जाता है। तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान प्राप्त होती है। तो रूपांतरित चट्टान, ये 3 प्रकार की चट्टानें पृथ्वी पर, बेसिकली पृथ्वी सतह या भूपर्पटी पर प्राप्त होती हैं। अब देखना, आप सभी ने अभी पढ़ा, अभी मैंने बताया कि जो फंडामेंटल रॉक है, मौलिक चट्टान है, वह कोई और नहीं बल्कि आग्नेय चट्टान है। और ये आग्नेय चट्टान लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की भूभौतिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से, भू जलवायविक एवं भू जैव जलवायविक प्रक्रियाओं के प्रभाव से अपक्षयित हुई है। तो इस अपक्षयित चट्टान के ऊपर ढेर सारे मात्रा में अपक्षयित अवसाद भरा पड़ा है, ये अवसादों से ढकी पड़ी है।
ये चट्टान किससे ढकी पड़ी है? विभिन्न प्रकार के अवसादों से, सेडिमेंट्स से भरी पड़ी है। अवसाद, अवसाद पड़े हैं, ठीक है ना। किसके ऊपर? जो नीचे की मौलिक चट्टान थी उसके ऊपर अवसाद हैं। वैसे भी आपको बता दूं, भूपर्पटी के बाह्य सतह पर 95% मात्रा में अवसादी चट्टान पाई जाती है। हाँ, अगर पूरे क्रस्ट की बात करेंगे तो क्रस्ट में तो 75% मात्रा में केवल आग्नेय चट्टान है, परंतु सरफेस की बात करें तो सरफेस में ये अवसादी चट्टानें हैं, और अवसादी चट्टानें मौलिक चट्टान को ढकी हुई हैं। और अब देखो, किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी कारण से अगर ये अवसादी चट्टानें हट गई तो अवसादी चट्टानों को, और प्रक्रिया बेसिकली वो अपर्दन की होती है, तो जैसे ही अवसादी चट्टानें हटती हैं तो इनके हटने से नीचे की मौलिक चट्टान या पैतृक चट्टान दिखाई देने लगती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम अनावृत चट्टान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अनावृत चट्टान कहने लगते हैं। अर्थात जब ऊपर की अवसादी चट्टानें अपर्दन की प्रक्रियाओं से हट जाती हैं तो नीचे की चट्टानों का दिखाई देना अनावरण कहलाता है, और ये चट्टानें अनावृत चट्टानें कहलाती हैं। अब देखो, ये जो अवसाद ऊपर से नीचे की चट्टान को दबाकर रखा था, तो अवसाद ने दाब भी आरोपित किया था, और दाब के प्रभाव से ताप भी आरोपित हुआ था। किसी भी स्थान में अगर लगातार दाब इंपोज किए रहेंगे, प्रेशर इंपोज किए रहेंगे, तो प्रेशर इंपोज किए रहने से तापमान भी बढ़ जाता है। तो दाब एवं तापमान के इंपोज से इन चट्टानों की प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के आधार पर ही हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि गहराई के साथ चूंकि निरंतर दाब एवं ताप बढ़ता जाता है तो चट्टानों की प्रकृति में परिवर्तन आते होंगे। इस प्रकार का अनुमान हम इनके ज्ञान से लगाते हैं। लेकिन मित्रों, हर जगह लेकिन लगाते जाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो ये अनावृत चट्टानें प्राप्त होती हैं, ये भूपटल की चट्टानें हैं। इन भूपटल की चट्टानों में अधिकतम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की गहराई तक की चट्टानें प्राप्त होती हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। तो केवल इस गहराई के आधार पर मान लीजिए किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की चट्टानें अगर अनावृत हुई हैं, तो इस गहराई के आधार पर जो साक्ष्य मिल रहे हैं, क्या उन साक्ष्यों के आधार पर 6500 किलोमीटर की गहराई में क्या होगा उसका अनुमान लगाना उचित होगा? आपका जवाब होगा नहीं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की गहराई से 6 किलोमीटर की 6000 किलोमीटर की गहराई का अनुमान लगाना तो बिल्कुल गलत होगा। तो यह भी मित्रों नाकाफी साबित हुए, लेकिन साक्ष्य के रूप में उपयोग तो हमने किया। तो लिखो सभी के सभी, एक्सपोज्ड रॉक्स के बारे में लिखो। लिखें भूपटल की प्रथम मौलिक चट्टान, भूपटल की प्रथम मौलिक चट्टान, मौलिक चट्टान आग्नेय है, आग्नेय है, आग्नेय है, जो कि मोटी परतदार चट्टानों से, जो कि मोटी परतदार चट्टानों से ढकी हुई, मोटी परतदार चट्टानों से ढकी हुई है। क्लियर हो गया? मोटी परतदार चट्टानों से ढकी हुई है। पूर्ण विराम। लिखें बाह्य अपर्दनकारी शक्तियों, बाह्य अपर्दनकारी शक्तियों या पटल विरूपणी संचलन से, पटल विरूपणी संचरण से यह चट्टानें कई बार धरातल पर प्रकट हो जाती हैं।
धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें जिन्हें अनावृत चट्टानें कहा जाता है। अनावृत चट्टानें कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे। इन चट्टानों के परीक्षण से, इन चट्टानों के परीक्षण से हमें भूगर्भ में विद्यमान दाब एवं ताप, दाब एवं ताप के बारे में कुछ सूचना मिलती है। के बारे में कुछ सूचना मिलती है, परंतु पृथ्वी के केंद्र के तुलना में पृथ्वी के केंद्र की तुलना में चूंकि इनकी गहराई अत्यंत कम है, इनकी गहराई अत्यंत कम है, इसलिए प्रामाणिक रूप से कुछ कह पाना, प्रामाणिक रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दें। तो ये अनावृत चट्टानें हो गई। अनावृत चट्टानों के बाद फिर मैंने एक साक्ष्य आपको यहां पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? कायांतरित चट्टानें। तो आप कायांतरित चट्टानें ना लिखकर आप लिख दीजिए कायांतरण या रूपांतरण। कायांतरण या रूपांतरण, रूपांतरण लिखें। चट्टानों में यदि उच्च ताप एवं दाब आरोपित किया जाए, चट्टानों में यदि उच्च ताप एवं दाब आरोपित किया जाए तो उनके भौतिक रासायनिक गुणों में रूपांतरण आ जाता है। भौतिक रासायनिक गुणों में रूपांतरण आ जाता है। रूपांतरण आ जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। लिखे गहराई पर प्रवेश करने से प्राप्त, गहराई पर प्रवेश करने से प्राप्त अत्यंत ही कठोर रूपांतरित चट्टानें प्राप्त होती हैं। अत्यंत ही कठोर रूपांतरित चट्टानें प्राप्त होती हैं। प्राप्त होती हैं। परंतु यह भी चूंकि भूपर्पटी में उपस्थित हैं, चूंकि भूपर्पटी में उपस्थित हैं, इसलिए अत्यधिक गहराई के भूगर्भ को समझाने में
को समझाने में असमर्थ हैं, को समझाने में असमर्थ है। इनसे भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये भू पर्पटी की ही तो चट्टानें हैं। ये बात सही है कि आपने इतना अनुमान लगाया कि तापमान बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दिया, तो चट्टानों का घनत्व बढ़ गया, चट्टानें बड़ी ही कठोर हो गई, रूपांतरित हो गई। तो जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे, चट्टानों की कठोरता बढ़ती जाएगी, घनत्व बढ़ता जाएगा। आपने इससे अंदाजा लगाया, ठीक है, लेकिन वास्तविकता तो ये है मित्रों कि तापमान कितना बढ़ा, दाब कितना बढ़ा, अभी केवल इन चट्टानों से तो आप जान नहीं सकते हो। ये तो भूपर्पटी की चट्टानें हैं, भूपर्पटी में ही अब आप अधिक गहराई तक अभी आप पहुंचे नहीं हो, तो इनसे आप कैसे किसी बात का अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि ट्राई एंड ट्राई अगेन वाली प्रक्रिया चल रही है, कि ऐसा भी ट्राई करते हैं, वैसा भी ट्राई करते हैं, तो अभी तो ये ट्रायल एंड एरर वाली बातें चल रही हैं। ये भी पूरी तरह से, हाँ ये जरूर है कि हर एक साक्ष्य कुछ ना कुछ बात कहता अवश्य है। जैसे ये रूपांतरित चट्टानें ही यह बात कह देती हैं कि अगर तापमान बढ़ा दो, दाब बढ़ा दो, तो चट्टानों के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ये बात तो एटलीस्ट कह रही है ना, तो नीचे ये केंद्र तक ये बात लागू होगी, लेकिन सच्चाई है कितने घनत्व बढ़ की वृद्धि हुई। क्या ताप एवं दाब बढ़ाने से एक लिमिट से ऊपर घनत्व में वृद्धि की जा सकती है? सच्चाई यह है कि नहीं, एक लिमिट से अधिक मात्रा में घनत्व में वृद्धि नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। इसलिए ये सब चीजें नाकाफी रहते हैं, इनके माध्यम से भी हर बात स्पष्ट रूप से नहीं समझाई जा सकी। तब फिर मित्रों किसको साक्ष्य के रूप में लेते हैं? तब लिखें आप ज्वालामुखीयता, हेडिंग देंगे ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखीय साक्ष्य, ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखीय साक्ष्य लिख दिया। और लिखते समय लिखेंगे कि ज्वालामुखियों से प्राप्त गर्म तरल मैग्मा, ज्वालामुखियों से प्राप्त गर्म तरल मैग्मा की प्रकृति, गर्म तरल मैग्मा की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के ज्ञान के आधार पर, कि प्रकृति के ज्ञान के आधार पर यह अवश्य ज्ञात है कि अंतरतम में ताप वृद्धि से चट्टानें ठोस नहीं बल्कि तरल अवस्था में उपस्थित हैं। चट्टानें ठोस नहीं बल्कि तरल अवस्था में उपस्थित हैं, परंतु वर्तमान भूगर्भिक प्रयोगों से प्रमाणित है। परंतु सब में जुड़ रहा, देखो, वर्तमान भूगर्भिक प्रयोग या अनुसंधानों से प्रमाणित है कि ज्वालामुखीय मैग्मा भी लगभग 100 किलोमीटर की गहराई से ही, लगभग 100 किलोमीटर की गहराई से ही प्राप्त होता है। लगभग 100 किलोमीटर की गहराई से ही प्राप्त होता है, जिसके आधार पर भूगर्भ की दशाओं को भली भांति से,
भूगर्भ की दशाओं को भलीभांति प्रकार से समझना, भलीभांति प्रकार से समझना संभव नहीं है, संभव नहीं है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से प्रत्यक्ष स्रोत या साक्ष्य, प्रत्यक्ष स्रोत या साक्ष्य भूगर्भ की प्रकृति की वास्तविक जानकारी, भूगर्भ की प्रकृति की वास्तविक जानकारी प्रदान करने में असक्षम साबित होते हैं, असक्षम साबित होते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब फिर देखो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने प्रत्यक्ष स्रोतों को नकार दिया मित्रों। लिखा भी आपने ही और नकारा भी आपने ही। तो फिर आप ये भी कह सकते हो, सर जब आप जानते ही थे कि ये पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करते हैं तो फिर क्यों पढ़ाए थे, मत पढ़ाते, है ना? समझ रहे हैं ना? जब आपको पता ही था कि लड़के की टांग टूटी है तो आपने हमारी बेटी के लिए रिश्ता क्यों बताया था? ना बताते ऐसे लूले लंगड़े लड़के के लिए रिश्ता, पहले से ही आप मना कर देते। ये तो आप गलती कर दिए। मतलब आपको पता है कि ये नाकाफी है बता पाने में, फिर भी आपको मैंने पढ़ा दिया, तो इसका मतलब कि मैंने पाप कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अधर्म कर दिया आपके साथ दोस्तों। अब बताओ अब क्या होगा? अब तो आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे। लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। ये सारे के सारे साक्ष्य नाकाफी अवश्य होते हैं, पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करते, ये बात सही है, लेकिन कुछ तो बताते हैं, कुछ तो बताते हैं। सीता मैया पंचवटी में उपस्थित थी। रावण छल करने के लिए अपने मामा का प्रयोग करता है कि तू सोने का मृग बन जा, सीता मैया को लुभा, तब तक मैं सीता का हरण करके ले जाऊंगा। जगत जननी मां जगदंबिका अज्ञानी नहीं थी, अविवेकी नहीं थी। उन्हें ज्ञान था कि मृग सोने का नहीं होता है। न प्रभु श्री राम को इस बात का अज्ञान था कि मृग सोने का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गए, और वो गए, रावण हरण किया, और रावण हरण जब करके लेकर रथ में चला तो मां सीता अपने जो अंग वस्त्र आभूषण थे, अंग आभूषण थे, उन्हें एक एक कर उतार उतार कर रास्ते में फेंकती जा रही थी कि कम से कम कुछ ये जो स्रोत या साक्ष्य मिलेंगे तो इसके माध्यम से ये तो अनुमान लगेगा प्रभु श्री राम को। जान तो नहीं पाएंगे कि मैं कहां चली गई, पर अनुमान तो लगा पाएंगे ना कि इस दिशा में सीता को हरण करके ले गया कोई, चाहे जो भी ले गया, पर इस दिशा की ओर ले गया। कम से कम दिशा तो जानने को मिलती है। वही प्रभु श्री राम जो कि तत्वदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तमाम वो किससे किससे पूछते हैं मित्रों, समझ रहे मेरी बात तो नहीं? तो अब मैं यहां पर सीता मैया की कहानी नहीं सुना रहा मेरे दोस्तों, यहां मैं कहानी सुना रहा हूं। अब एक बच्चे ने पूछा, एस सूर्यवंशी ने, सर पटल विरूपणी क्या होता? मेरे प्यारे दोस्त, कई दिनों से पटल विरूपणी की कहानी सुना रहा हूं और आज फिर से तुम्हारा यह प्रश्न आ गया। पटल विरूपणी कुछ नहीं होता है। मेरे गांव का एक आदमी है जिसका नाम है पटल विरूपणी, सच में कहता हूं। यस,
यदुवंशी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे गांव का एक व्यक्ति, मैंने उसके बारे में लिखा दिया है, पिटाई करूंगा तुम्हारी खींच के। अरे पटल विरूपणी डेली क्लास में शब्द प्रयोग में आ रहा है, या कि तुम आज पहले दिन क्लास ले रहे हो, या कि सिंसियर हो नहीं। और सिंसियर ना होने वाले बच्चों को मैं ऐसे ही डांटता हूं, पर इस डांटने के पीछे भी प्रेम होता है। ओके, तो आगे बात करते हैं कि ये रास्ते तब भी दिखाते हैं कि तुम्हें इस दिशा की ओर पहुंचना चाहिए, तो रास्ते दिखाने वालों की भी भूमिका को कम नहीं मानना चाहिए। अब इन रास्ता दिखाने वाले लोगों में अब कुछ होंगे जो कि गिद्ध जटायु मिलेंगे, जो कि प्रॉपरली बता देंगे कि लंकापति रावण सीता का हरण करके ले गया है, अब राम, बाकी चीजें आपको पता करनी होगी। तो अब गिद्ध जटायु का काम कौन करते हैं? ये ताप, दाब एवं घनत्व पर आधारित साक्ष्य करते हैं। ये साक्ष्य प्रॉपरली इसका काम करते हैं। कैसे साक्ष्य काम करते हैं? तो आप सभी के सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत, और अप्रत्यक्ष स्रोत में पहला हेडिंग डालेंगे ताप पर आधारित साक्ष्य। ताप पर आधारित साक्ष्य। अब इसे कोई बात नहीं, पढ़ते रहो दोस्त, 2025 में देना है तब भी। ठीक है, बात करें आगे। ओके, हमारे रुद्र के प्रश्न भी अद्भुत रहते हैं। पूछ रहा है कि सर ये सब साक्ष्य किसने दिया था? एक मैंने दिया, एक आपने दिया, फिर एक मैंने दिया और एक आपने दिया। हम दोनों लोगों ने मिलकर ये सारे साक्ष्य दे दिए। ठीक है, इतना पर्याप्त नहीं हुआ रुद्र क्या? ओके, आते हैं। कहानी सुनो ताप पर आधारित साक्ष्य की, तब फिर लिखाते हैं आपको। देखो ध्यान से सुनना। पृथ्वी की गहराई में जब हम पहुंचे ही नहीं तो हमें ताप कितना है इसका ज्ञान कैसे होगा? कुछ बातें यहां बहुत गहराई से समझना है। जब जिस गहराई पे आप पहुंचे नहीं, उस गहराई के बारे में समझने के लिए बातें तो गहराई से समझनी होगी। तो ध्यान से दोस्तों, जब पृथ्वी की गहराई में हम पहुंचे नहीं तो केंद्र का ताप कितना है इसका अनुमान हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि पृथ्वी के अंतरतम में तापमान है, इसकी वजह क्या है? पेच खुल जाएंगे मित्रों, बहुत सारी चीजों के बंद ताले खुलेंगे और मैं उनको खुलना चाहूंगा, जो कि जीएस और ऑप्शनल में अंतर स्पष्ट करता है चीजों को। गहराई का अंतर होता है, बेसिकली बिंदु तो वही होते हैं। केल्विन महोदय ने आरंभ में यह बताया था कि जब पृथ्वी अग्नि तप्त आग के गोले की भांति थी तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस का था। 4500 डिग्री सेल्सियस का था। समझना, कई कैलकुलेशन याद रखना आप। ठीक है, फिर यह भी उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी समय के साथ शीतल होती चली गई, हमारी पृथ्वी समय के साथ ठंडी होती गई। तो इसका मतलब कि ठंडे होने के क्रम में ऊपर से नीचे तक केंद्र तक का तापमान नीचे गिरा होगा, परंतु सतह का तापमान अधिक नीचे गिरा होगा और केंद्र का तापमान कम नीचे गिरा होगा। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? जैसे मैंने कटोरे में रखी दाल का उदाहरण दिया था कि दाल ठंडी हुई तो ऊपर की परत जल्दी ठंडी होगी, नीचे की परत कम ठंडी हुई, पर ठंडे होने में एक बात तय है कि दाल पूरी की पूरी ठंडी अवश्य हो रही है। ऊपर जल्दी ठंडी होगी तो नीचे थोड़ा देरी से ठंडी होगी, पर ठंडी अवश्य होती रही है। तो इसका मतलब है कि शीतलन की प्रक्रिया से सारे पृथ्वी का तापमान घटा था। तो इसका मतलब कि वो 4500 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया होगा।
उनका कैलकुलेशन तो यही कहता कि वो तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज की डेट में विज्ञान यह कहता है कि हमारे पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री या 5758 डिग्री के आसपास है। 58 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इतनी कठिन गणित को आप नहीं याद रखेंगे, आप सिंपल तरीके से सरल याद करें कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस या 5800 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वर्तमान प्रयोग ये बताते हैं, 5800 डिग्री सेल्सियस आपने कह दिया। केल्विन ने कहा कि जब आरंभ में ही तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस था तो ये तापमान फिर बढ़ा कैसे? इसका मतलब कि शीतलन नहीं हुआ क्या? और बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया मैंने कि ये क्या हो गया रे, अब इसका समाधान कौन देगा? तो मैं दूंगा ना दोस्तों, मैं हूं ना समाधान देने के लिए। बेसिकली पृथ्वी के अंतरतम में जब आप प्रवेश करते हैं तो सुनना ध्यान से, पृथ्वी के जब अंतरतम में प्रवेश करते हैं तो यह बात सही है कि हमारी पृथ्वी शीतलीकरण के दौर से गुजर रही है, पृथ्वी ठंडी हो रही है। लेकिन जैसे जैसे अंदर आप जा रहे हैं, अंदर जाने पर दाब में वृद्धि हो रही है, और दाब में वृद्धि का परिणामी है जितना दाब बढ़ाएंगे तो ताप भी बढ़ेगा। तो पहला कि अंतरतम में प्रवेश करने से चट्टानों द्वारा अध्यारोपित दाब के प्रभाव से तापमान बढ़ रहा है, अर्थात केंद्र का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा और अधिक होना चाहिए। अब दूसरी बात है, बेसिकली पृथ्वी के अंतरतम में तापमान की वजह केवल आरंभिक तापमान नहीं है, बल्कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ध्यान रखना ये पहली वजह मैंने बताया, यहां पर ये आरंभिक तापमान था, ये पहली वजह हुई। दूसरी वजह दाब की वजह हुई, और तीसरी वजह सुनना जो सबसे महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के अंतरतम में कई भागों पर रेडियो सक्रिय तत्वों की परतें पाई जाती हैं। रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जिनका निरंतर विखंडन हो रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की निरंतर बम्बार्डिंग हो रही है, निरंतर वह टूट रहे हैं, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट रहे हैं, हल्के नाभिकों में टूट रहे हैं, जिसके कारण मुक्त हो रही है ऊष्मा ऊर्जा, और उस ऊष्मा ऊर्जा के प्रभाव से पृथ्वी के अंतरतम के तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसलिए शीतलन के दौरान भी पृथ्वी के केंद्र का तापमान आज लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्राप्त होता है। ये मित्रों वास्तविकता मैंने एक बताई, पर शुरू करते हैं बेस से लेकर आगे की बातों को। बेसिकली एक बात और है कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से क्या देखते हैं कि जब हम पृथ्वी पर गहराई पर जाते हैं, तो जैसे ही गहराई पर जाते हैं तो आरंभ में, शुरुआत में लगभग ध्यान से समझना, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति 32 मीटर की गहराई पर बढ़ रहा है। 32 से 33 मीटर की गहराई पर जब हम गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है एकदम शुरुआत में। और इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? प्रत्यक्ष रूप से हमने खुदाई की, कुएं की भी खुदाई हम करते हैं अगर, तो जब गहराई पर जाते हैं तो जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं तापमान हमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि प्राप्त होती है। यह प्रत्यक्ष स्रोतों से हमें प्राप्त हुआ। लेकिन उन्हीं प्रत्यक्ष स्रोतों से यह भी ज्ञात होता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, क्या बढ़ती जाती है? गहराई बढ़ती जाती है तो तापमान बढ़ने की दर घट रही है। ताप बढ़ने की दर घटती है। तापमान बढ़ने की दर घटती है। कैसे घटती है? जैसे शुरू में 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर पर बढ़ा तो यही 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 40 मीटर पर बढ़ेगा। फिर यही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 50 मीटर पर बढ़ेगा।
फिर यही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान 100 मीटर पर बढ़ेगा। मतलब तापमान जो बढ़ने की दर है वो घटती जा रही है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान उतने ही मीटर पर नहीं बल्कि अधिक मीटर पर बढ़ता है। समझ गए ना? तो तापमान बढ़ने की दर गहराई के साथ घट रही है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो इस आंकड़े से अनुमान लगाओ, सिंपल तरीके से अनुमान लगाओ कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता। तो बड़ा सरल अनुमान है मित्रों, किसका मतलब है लगभग 100 मीटर पर 3 डिग्री, 100 मीटर पर तापमान बढ़ता 3 डिग्री सेल्सियस, तो 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ता। तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो 6000 से। अगर 6000 कर दिया तो 6000 किलोमीटर पर तापमान, ये एक है मित्रों, ध्यान से, 1 किलोमीटर पर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 6000 किलोमीटर पर ये हो गया 1,80,000 डिग्री सेल्सियस। और अभी 300-350 किलोमीटर और है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। अगर इस रेशियो से केंद्र की ओर तापमान बढ़ रहा होता तो लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस केंद्र का तापमान होता। और मित्रों आपको एक बात बता दूं, अगर केंद्र का तापमान इतना अधिक होता तो पृथ्वी अपने अस्तित्व को बचाए नहीं रख पाती, बल्कि इस तापमान के प्रभाव से पृथ्वी छोटे छोटे कणों में अंतरिक्ष में बिखर गई होती। पृथ्वी छोटे छोटे कणों में अंतरिक्ष में बिखर गई होती इस उच्च तापमान की वजह से। तो ऐसा तो खैर संभव ही नहीं है। तो प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि बढ़ती गहराई के साथ तापमान बढ़ने की दर चूंकि घटती जाती है, इसीलिए केंद्र तक बढ़ा हुआ तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त होता है। अब ये तापमान बढ़ा हुआ हमने पढ़ ही लिया तो कौन से हमने तीसमारी कर ली। हमको तो अब ये बताना होगा कि अगर तापमान केंद्र की ओर बढ़ा है तो इसका क्या प्रभाव हो रहा है, क्योंकि यहां ऑप्शनल में यही विभेद है जीएस से। केंद्र में तापमान जाते हुए बढ़ा तो इसका क्या प्रभाव है। तो ध्यान से, सबसे पहला प्रभाव किस में पड़ेगा? सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कि अगर तापमान बढ़ा है तो पदार्थों की प्रकृति बदली होगी, अर्थात पदार्थ पहले तरल अवस्था में गया होगा, फिर गैसियस मास में बदल गया होगा। पहला अंदाजा तो ये लगता। तो दूसरे अंदाजा क्या लगता है कि अगर तापमान बढ़ा है तो पदार्थ का घनत्व तो घट गया होगा। बढ़ते तापमान के साथ पदार्थ का घनत्व यहां पर क्या हुआ होगा? घट गया होगा। कुछ इस तरह से अनुमान लगता है, परंतु पृथ्वी एक बंद तंत्र है। पृथ्वी एक क्या होती है? अंदर का भाग पृथ्वी का क्या है? क्लोज सिस्टम है। अगर बंद तंत्र में तापमान बढ़ाएंगे, आयतन नियत बना रहेगा, तो बढ़ते तापमान के साथ दाब बढ़ जाता है और बढ़े दाब के प्रभाव से घनत्व में भी वृद्धि होती है। इतना अनुमान लगाया मित्रों साइंटिफिक कैलकुलेशन के आधार पर विद्वानों ने, पर मैं आपको बड़ी सरलता से लिखाऊंगा, इतनी कठिन बात मैं यहां पर समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो चलो सभी के सभी दोस्तों लिखो, ताप पर आधारित स्रोत या साक्ष्य के लिए लिखो, पृथ्वी के अंतरतम का तापमान उच्च है। पृथ्वी के अंतरतम का तापमान उच्च है, जिसकी मुख्य वजहें क्या वजह हैं? मुख्य वजह निम्नलिखित हैं। वजह निम्नलिखित लिखो। नंबर 1, उत्पत्ति कालखंड से पूर्व का
पृथ्वी का अपना तापमान से पूर्व का पृथ्वी का अपना तापमान तो नंबर 2, बढ़ते दाब के प्रभाव से बढ़ा हुआ तापमान तो नंबर 3 गहराई पर पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों के विस्फोट से मुक्त तापमान पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखो प्रयोगों से ज्ञात है कि पृथ्वी सतह के समीप प्रत्येक 32 मीटर पर मीटर गहराई पर तापमान वृद्धि लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि कितनी होती है? लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होती है। परंतु बढ़ती गहराई के साथ, बहुत जबरदस्त लाइन अंडरलाइन कर देना, 1000 सोने की कीमतों के बराबर की लाइन लिखा रहा हूं, ध्यान रखना, सोने की गिन्नियों की कीमत के बराबर। तो बढ़ते गहराई के साथ रेडियो सक्रिय तत्वों की मात्रा में आने वाली निरंतर कमी से, जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मात्रा भी घटती जाती है, में आने वाली निरंतर कमी से ताप प्रवणता भी लगातार गिरती है। अर्थात ताप बढ़ने की दर में कमी आती जाती है। पूर्ण विराम। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के केंद्र का अनुमानित तापमान लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस 5800 डिग्री सेल्सियस
तक होनी चाहिए। पूर्ण विराम लगाइए, फिर पैरा चेंज करते हुए ताप में लिखें। लिखें स्पष्ट हो कि स्पष्ट है कि बढ़ते तापमान के साथ, बहुत गजब गजब की लाइनें लिखा रहा हूं, बस याद कर डालना मित्रों, सच कहता हूं बहुत गजब गजब की लाइनें। बढ़ते तापमान के साथ साथ उच्च दाब भी उच्च दाब भी चट्टानों को ठोस बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है। ठोस बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए पृथ्वी के केंद्र को पृथ्वी के केंद्र को गैसीय अवस्था में होना चाहिए। इतने तापमान पर 6000 डिग्री सेल्सियस में कैसा होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। अब ये कह के शांत हो जाता कि मेरा तो अनुमान ये है कि पृथ्वी का केंद्र कैसा होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? चाहिए, ये कहता है मित्रों। ये बात सही है कि बढ़ती गहराई के साथ दाब बढ़ता है, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि एक निश्चित सीमा के बाद कितना भी दाब बढ़ाओगे, बढ़ा हुआ तापमान पदार्थ को ठोस नहीं रख पाएगा। पदार्थ तरल या गैसीय माध्यम में अवश्य ही परिणित हो जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा। तो एक बात आपने यह लिखी, ताप पर आधारित स्रोत या साक्ष्य पर लिखा। तो अब नेक्स्ट लिखेंगे। मैंने यहां पर क्या लिखाया था कि दाब पर आधारित साक्ष्य। दाब पर आधारित साक्ष्य। दाब पर आधारित साक्ष्य डैश देकर लिखो। बड़ा सरल है, ये तो बहुत सरल है। लिखो ज्ञात हो कि भूपर्पटी से केंद्र की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ते चट्टानों के भार की वजह से दाब में भी निरंतर वृद्धि होती है। दाब में भी निरंतर वृद्धि होती है। लगातार दाब बढ़ेगा। पूर्ण विराम। लिखो बढ़ते दाब से बढ़ते दाब से भूगर्भ की भौतिक दशाओं यथा मतलब जैसे, भौतिक दशाओं जैसे तापमान एवं घनत्व आदि पर भी प्रभाव अवश्य पड़ता
आदि पर भी प्रभाव अवश्य पड़ता है। अर्थात अर्थात दाब वृद्धि पर पदार्थों का घनत्व बढ़ जाता है। पदार्थों का घनत्व बढ़ जाता है एवं गलनांक बिंदु ताप में भी वृद्धि होती है। गलनांक बिंदु ताप में भी वृद्धि होती है, जिससे केंद्रीय चट्टानें या कि प्लास्टिक की जगह प्लाज्मा भी लिख सकते हैं, या कि प्लास्टिक प्लाज्मा दशा में होंगी, प्लास्टिक प्लाज्मा दशा में होंगी, या ठोस दशा में होंगी। एकदम नई बात मैंने लिखा दी, ठोस दशा में होंगी। अब देखो यहां पर समझो, जीएस में भी आप बात यही लिखते हो, दाब ही लिखते हो, ताप ही लिखते हो, लेकिन वहां पर देखो लिखते हम उसमें से क्या है, मार्क्स कैसे देखो अलग अलग आता है। दो बच्चे हैं, दोनों बोलते हैं सर मैंने भी तो वही लिखा, जब प्रश्न पूछा तो मैंने ताप लिखा, दाब लिखा, घनत्व लिखा। पर एक बच्चा ताप में क्या लिखता है, 1 डिग्री तापमान 32 मीटर पर तो इतने मीटर गहराई पर इतना बढ़ा, इतने मीटर गहराई पर इतना बढ़ा, इतने मीटर गहराई पर इतना बढ़ा, इतना मीटर पर इतना बढ़ा, तापमान इस तरह से बढ़ रहा है। एक बच्चा ऐसा विश्लेषण लिखता है, गलत नहीं लिखा, लिखा सही है, पर एग्जामिनर बोलेगा धत बदमाश, जबरदस्ती का फैक्ट लिखा पड़ा है, क्यों तुझे मार्क्स देंगे, है ना। पर दूसरा लिख रहा है कि तापमान बढ़ा है गहराई के साथ, पर बढ़ने की दर या प्रवणता घट रही है। क्यों घट रही है, कारण भी बताता है और तापमान का प्रभाव भी बताता है। तो एग्जामिनर बोलता है वाह रे वाह, मजा तो आ गया बच्चे, तूने क्या क्या बातें बताई हैं, यही तो मुझे चाहिए था कि बेसिकली वो एनालाइज कर पाता हो। मुझे तो ऐसा ही स्टूडेंट चाहिए था जो चीजों को एनालाइज कर पाता हो, वो फैक्ट तथ्य याद करके नहीं बताता हो। तथ्य वाले बच्चे एग्जामिनर को यूपीएससी में नहीं चाहिए, बट स्टेट में तथ्य वाले चाहिए। स्टेट में जो मैं बोल रहा हूं वो लिखोगे तो सच बताता हूं मित्रों, मार्क्स आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। बट अगर यही यूपीपीसीएस में लिखना होगा आपको, तो वहां पर वो टेबल जो मैंने बनवाया है ना जीएस में, वो टेबल आपको दिखानी पड़ेगी, वो टेबल आपको दिखानी पड़ेगी। बहुत फर्क पड़ता है मित्रों, विश्लेषण का बहुत फर्क पड़ता है स्तर का। यहां आपने बताया कि गहराई के साथ दाब बढ़ता है, चट्टानों का अध्यारोपण है, चट्टानों के भार बढ़ने से दाब में वृद्धि हो रही है। उस दाब का प्रभाव क्या हो रहा है, दाब से तापमान भी बढ़ेगा, ये बात सत्य है, दाब से घनत्व भी बढ़ेगा, ये बात सत्य है। परंतु पदार्थों की प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहा है, तो बढ़ते दाब के साथ चट्टानें तरल तो नहीं रह गई होंगी, या कि प्लास्टिक हो गई होंगी, या कि ठोस रूप धारण कर ली होंगी। आपने ऐसा विश्लेषण बताया है, आपने दाब का प्रभाव कुछ ऐसा बढ़ाया है। आपने साइंटिफिकली बताया है कि क्वथनांक और गलनांक बिंदु, जिसे आप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, वह एक वायुमंडलीय दाब पर प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वही नहीं रहता, इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो बढ़े दाब की वजह से उस तापमान पर भी चट्टानें अपने गलनांक ताप को नहीं प्राप्त कर पाएंगी। तो चट्टानें कैसी प्राप्त होंगी, ठोस प्राप्त होंगी। यह दाब का प्रमाण कुछ ऐसा कहता है। समझ रहे हो ना, मैंने कहा था ना कि बहुत ही टेक्निकल बातें बताएंगे, बहुत ही टेक्निकल बातें बताएं जिससे मस्तिष्क के कई द्वार खुलते चले जाएं, कई द्वार खुलते चले जाएं। अध्ययन की एक अलग दिशा को आप समझो कि यह भी एक दिशा होती है। ओके, अब महेंद्र कुमार ने पूछा है सर रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं। अब देखो, एक तरफ तो मैं किस दिशा की बात करता हूं, एक तरफ अगर ये मैं बात समझाऊं तो फिर कैसे मजा आएगा। महेंद्र बाबू, कभी यूरेनियम का नाम सुना है, रेडियम का नाम सुना है, थोरियम का नाम सुना है,
किसी का नाम सुना है कभी बचपन से लेकर आज तक में? ये सब रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ऐसे भारी तत्व, ऐसे भारी नाभिकीय तत्व जो निरंतर विखंडित हो होकर हल्के नाभिकों वाले तत्वों में परिवर्तित होते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट कहते हैं। ठीक है महेंद्र बाबू। हिमालय ने कुछ पूछा है, सर जी अगर दोनों का उपयोग करें करके लिखें तब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हिमालय, दोनों का उपयोग करते हुए लिख सकते हैं, पर यह देखिएगा कि प्रश्न की मांग क्या है और प्रश्न की डिमांड्स के हिसाब से प्रश्न का लेंथ कितना हो। दोनों का उपयोग करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें ध्यान से। आपने ताप पर आधारित साक्ष्य लिखा, अब लिखो घनत्व पर आधारित साक्ष्य। घनत्व पर आधारित साक्ष्य लिखें। पदार्थों की प्रति इकाई, पदार्थों की प्रति इकाई आयतन मात्रा को, प्रति इकाई आयतन मात्रा को घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। एक पर्टिकुलर आयतन वाले क्षेत्र में किसी पदार्थ की मात्रा कितनी उपस्थित है उसे घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, इसका भी विश्लेषण घनत्व पर आधारित साक्ष्य का बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत ही कैलकुलेटेड विश्लेषण है, बहुत ही कैलकुलेटेड विश्लेषण है। एक बार में समझ में आएगा, पक्का पक्का। मैं आप सबको समझ पा रहा हूं दोस्तों एक बार में। कैसे एक बार में समझोगे आप? देखो समझना। सबसे पहला, आप भूपर्पटी को तो जानते हैं, भूपर्पटी को जानते हैं। भूपर्पटी दो चीजों से बनी है, एक महाद्वीप है और एक सागर है। महाद्वीपों का जो मूल चट्टान है वो ग्रेनाइट या एंडीसाइट है, जिसका घनत्व 2.7 के आसपास है। 6-7 है पर मुझे लिख देने दे, चलेगा। ये बेसिकली बेसाल्ट की बनी है जिसका घनत्व 2.9, या मैं 3 लिखना चाहता हूं तो लिख दूंगा, 3 है। घनत्व हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में दर्शाया जाता है, तो यह भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में उपस्थित होगा। अब इतना घनत्व प्राप्त होता है। भूपर्पटी का हमें घनत्व ज्ञात है, चट्टानें प्राप्त हैं कि इतना घनत्व प्राप्त होता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बताते हैं, पहला आपको यह आंकड़ा मिला। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व जो प्राप्त होता है, औसत घनत्व जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 5.54 ग्राम। अब इतना कठिन न करना हो तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो रहा है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व आपको इतना मिला, भूपर्पटी पर प्राप्त चट्टानों का घनत्व आपका इतना मिला। मतलब भूपर्पटी की चट्टानों के घनत्व से पृथ्वी का औसत घनत्व कहीं अधिक है। भूपर्पटी की चट्टानों के घनत्व से पृथ्वी का औसत घनत्व कहीं अधिक है। यह जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब इन दोनों बातों के विश्लेषण से क्या प्राप्त होता है? जैसे हमने कहा कि 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 5 फीट है। हमने कहा कि 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों में से तीनों की औसत ऊंचाई 5 फीट की है। पहला व्यक्ति जो आपको दिख रहा है उसकी ऊंचाई आपने देखा 4 ही फीट की प्राप्त हो रही है। पहला व्यक्ति जो आपके पास उपस्थित है, मान लीजिए व्यक्ति ए उपस्थित है, ए की ऊंचाई 4 फीट प्राप्त हुई
है ना। पर हमने औसत ऊंचाई कितनी बताई है तीन व्यक्तियों की? 5 फीट बताई है, 5 फीट बताई है। तो निश्चित रूप से ए की ऊंचाई के आधार पर जब हम औसत ऊंचाई की तुलना करें तो यह अवश्य ज्ञात होता है कि मान लीजिए बी की ऊंचाई अगर हम मान भी लें कि 5 फीट प्राप्त होती है, तो औसत ऊंचाई अगर 3 की देखी जाए तो निश्चित रूप से सी की ऊंचाई ए एवं बी के औसत की तुलना में अधिक पाई जाएगी, अर्थात लगभग 6 फीट की पाई जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इनका हम अनुमान लगाते हैं कि अगर भूपर्पटी का घनत्व इतना है, पृथ्वी का औसत घनत्व इतना है, तो जैसे गहराई पर जाएंगे, गहराई पर जाते हुए हमारे पृथ्वी का केंद्रीय घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से भी अधिक होगा, पृथ्वी के औसत घनत्व से भी अधिक होगा, ताकि औसत घनत्व मेंटेन प्राप्त हो पाए। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अगर ये घनत्व 5.5 भी आप बताएंगे तब भी तो एवरेज नहीं निकलेगा इतना, मतलब इससे अधिक प्राप्त होगा तब ये जाकर एवरेज निकलेगा। तो इसी बात को पहले मैं बताता हूं, फिर घनत्व के विश्लेषण पर आएंगे। तो लिखें, लिखें घनत्व वाले पक्ष पर लिखें, भूपर्पटी पर पाई जाने वाली, भूपर्पटी पर पाई जाने वाली ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों का चट्टानों का औसत घनत्व 2.6 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। चूंकि पृथ्वी का औसत घनत्व, चूंकि पृथ्वी का औसत घनत्व 2.6 ग्राम, 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अतः स्पष्ट है कि भूगर्भ की शैलों का घनत्व, शैल मतलब चट्टान, भूगर्भ की शैलों का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से, पृथ्वी के औसत घनत्व से अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए, जो कि प्रयोगों से ज्ञात है कि, केंद्र का घनत्व, लगभग 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केंद्र का घनत्व लगभग 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है। पूर्ण विराम लगाएं, पैरा चेंज करें, लिखें बढ़ता घनत्व यह साबित करता है कि पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर अवश्य ही भारी धात्विक
खनिज पाए जाते होंगे। अवश्य ही भारी धात्विक खनिज पाए जाते होंगे। पाए जाते होंगे क्योंकि क्योंकि किसी भी खनिज में दाब बढ़ाकर एक सीमा से अधिक घनत्व वृद्धि नहीं की जा सकती। घनत्व वृद्धि नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। पूर्ण विराम लगाकर अंतिम बात लिखेंगे, पृथ्वी का यह केंद्रीय घनत्व, ब्रैकेट लिख देंगे 11 से 13, पृथ्वी का यह केंद्रीय घनत्व निश्चित ही निकिल तथा फेरस जैसे तत्वों का होगा। निकिल तथा फेरस जैसे तत्वों का होगा, जो कि उच्च दाब की वजह से सापेक्षतः अधिक घनत्व वाले प्राप्त होते हैं। अधिक घनत्व वाले प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम। पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। हाँ, शायद मैंने कुछ गलती से बोल दिया होगा, बोलने के क्रम में शायद मिस्टेक से बोल गया होगा, तो उसे ठीक कर देना। पृथ्वी का घनत्व तो 5.5 है। केंद्र का घनत्व है 11 से 13 है। ठीक है, मैंने शायद त्रुटि बस कुछ बोल दिया होगा। ठीक है, बाकी तो समझा ही दिया आपको। अब देखो, जहां पर फेरस आदि के घनत्व को देखा जाए कि लोहे का घनत्व वास्तव में प्राप्त कितना होता है, तो पृथ्वी सतह पर जब एक वायुमंडलीय दाब प्राप्त होता है, तब लोहे का घनत्व लगभग 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास प्राप्त होता है। निकिल का इससे भी थोड़ा सा अधिक प्राप्त होता है। पर केंद्र में ऐसे कौन से पदार्थ होंगे जिनका घनत्व 11 से 13 है? तो है निकिल एवं लोहे के ही पदार्थ। निकिल एवं फेरस भी हैं, लेकिन केंद्र में दाब भी तो अधिक इंपोज होता है। रियलिटी यह है मित्रों कि पृथ्वी के केंद्र में अगर आप देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र के आसपास 2.5 से 3.5 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दाब लग रहा है। मतलब 25 लाख से 35 लाख वायुमंडलीय दाब लग रहा है पृथ्वी के केंद्र पर। अब इस केंद्र पर निकिल तथा फेरस जैसे तत्वों पर, इस दाब पर निकिल तथा फेरस जैसे तत्वों का घनत्व वैसे भी बढ़ जाता है। अब बढ़ तो रहा था घनत्व, लेकिन तापमान भी प्रभावी होगा। तो तापमान का कैलकुलेशन, घनत्व का कैलकुलेशन, दाब का कैलकुलेशन, सारे कैलकुलेशन हमेशा साथ साथ चलते हैं। सारे कैलकुलेशन साथ साथ चलेंगे मित्रों। किसी कैलकुलेशन को कभी भी अलग से नहीं मापा जाएगा। देखो, दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, घनत्व का प्रभाव, तीनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे होंगे। तीनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। किसी एक की बात आप यहां पर नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मित्रों, जो मानवीय साक्ष्य थे या स्रोत थे, प्रयोगों आधारित स्रोत थे, जिसमें से ताप पर आधारित स्रोत था, दाब पर आधारित स्रोत था, घनत्व पर आधारित स्रोत था, तो ये सारे प्रकार के स्रोत यहां पर समाप्त होते हैं। तो अब कौन सा स्रोत आता है? अब देखो यहां पर, अब आते हैं प्राकृतिक स्रोत आते हैं, जिसमें से उल्कापात एवं भूकंपीय तरंगों की चर्चा होती है। प्राकृतिक स्रोतों में क्या आता है? उल्कापात एवं भूकंपीय तरंगों की चर्चा आती है। तो प्राकृतिक स्रोतों में केवल एक पर आज चर्चा कर लेते हैं। सभी लिखें उल्कापात। उल्कापात, सभी लिखेंगे उल्कापात।
उल्कापात। अब ये क्या है उल्कापात मित्रों? अब उल्का पिंडों के बारे में मैं वो चर्चा करूं कि टूटते तारे के रूप में दिखती है तो मुझे लगता है बहुत छिछली बात हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि उल्का पिंड आकाशीय पिंड हैं जो अंतरिक्ष में परिभ्रमण करते हुए अगर पृथ्वी के आकर्षण शक्ति में आ जाते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के प्रभाव से वह हमें टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब वह पिंड घर्षण के प्रभाव से जलता हुआ पृथ्वी की ओर जब गिरता है तो हमें टूटते हुए तारे के रूप में दिखता है, जिसे हम मेटियोरिक एक्टिविटी कहते हैं। कभी कभार इन पिंडों का आकार इतना बड़ा होता है कि ये उल्का पिंड जलते हैं तो कोई भी पदार्थ जलेगा तो बाहर से जलना शुरू करेगा, फिर अंदर की ओर आएगा। सपोज एक उदाहरण देता हूं। सपोज एक बड़ा सा उल्का पिंड है, एक ऐसा बड़ा सा उल्का पिंड है। अब वायुमंडल के घर्षण में आया, नीचे गिरा तो ऊपर का भाग जल गया, अब इतना बचा। और नीचे गिरा तो ऊपर का भाग जल गया, अब इतना ही बचा। और नीचे आया तो इसके भी ऊपर का भाग जल गया, अब इतना ही बचा। मतलब पृथ्वी की सतह तक, मान लो अभी पृथ्वी की सतह है, ये अर्थ सरफेस है। पृथ्वी की सतह तक आते आते उसका ऊपर का सारा भाग जल गया। केंद्रीय चट्टानें ही आकर पृथ्वी की सतह से आ टकराईं। तो इन उल्का पिंडों का पृथ्वी की सतह से टकराना, इन उल्का पिंडों का वायुमंडलीय घर्षण से जलते हुए पृथ्वी की सतह से आ टकराना ही उल्कापात कहलाता है, मेटियोराइट एक्टिविटी कहलाती है। अब देखो आपके पास जो ये पिंड मिला हुआ है, अब इस पिंड को ले चलो और लेबोरेटरी में चलो देखते हैं कि ये किस बात से बना है और इसकी प्रकृति कैसी है। तो हम क्या देखते हैं कि इनका केंद्र ठोस है। सबसे पहले तो हम ये देख पाते हैं कि इन उल्का पिंडों का केंद्र ठोस है। और ना केवल ठोस है, हालांकि कई प्रकार के उल्का पिंडों के केंद्र होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रकार से होते हैं। रॉकी भी होते हैं और मिनरल्स बेस्ड भी होते हैं, पर ज्यादातर में बात कर रहे हैं कि ठोस है। पर ना केवल ठोस है बल्कि भारी धात्विक खनिजों से बना है। किससे बना है? भारी धात्विक खनिजों से बना है, जिनमें प्रमुख खनिज डूनाइट है, प्रमुख खनिज ओलिवाइन है। तो ओलिवाइन एवं डूनाइट जैसे भारी धात्विक खनिजों से इनके केंद्र बने होते हैं। अब जब इन सब के केंद्र भारी धात्विक खनिजों से बने हैं तथा इन सब के केंद्र ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, तो इनके विश्लेषण से हम पृथ्वी के केंद्र का अनुमान लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी भी एक आकाशीय पिंड है। हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक उसी तरह से आकाशीय खगोलीय पिंड है। तो उसका भी केंद्र ठोस एवं भारी धात्विक खनिजों से मिलकर बना होना चाहिए। तो यही बात मैं अब आपको लिखाने जा रहा हूं। उल्का पिंडों पर आधारित स्रोत या साक्ष्य पर लिखें कि पृथ्वी सतह से टकराने वाले उल्का पिंडों के केंद्रीय भाग ठोस निकिल तथा लोहे से निर्मित होते हैं। जिनके चारों ओर डूनाइट, DUNITE, डूनाइट, चारों ओर डूनाइट या ओलिवाइन जैसे OLIVINE, ओलिवाइन जैसे खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। ये जो केंद्र होता है बेसिकली ये ठोस होता है
निकिल तथा फेरस से बना होता है, पहली बात। और इसका जो सरफेस भाग होता है वो किससे बना होता है? डुनाइट से बना होता है। और डुनाइट्स का जो मुख्य खनिज होता है वो ओलिवाइन होता है, ओलिवाइन होता है से बने होते हैं। पूर्ण विराम। लिखें, इनके विश्लेषण से, इनके विश्लेषण से, इनके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि, ज्ञात होता है कि हमारी पृथ्वी भी, हमारी पृथ्वी भी, पृथ्वी भी अन्य आकाशीय पिंडों के भांति, अन्य आकाशीय पिंडों के भांति, भांति ही है, अन्य आकाशीय पिंडों के भांति ही है, ही है। इसलिए, इसलिए इसका केंद्र भी, इसका केंद्र भी ठोस, ठोस एवं भारी, ठोस एवं भारी धात्विक खनिजों से, भारी धात्विक खनिजों से निर्मित होगा, निर्मित होगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, तो यह हुआ साक्ष्य। अब अंतिम स्रोत रह गया भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत, जिसे हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये तमाम प्रकार के स्रोत आज की इस कक्षा में हमने पढ़े हैं। कल भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोत पढ़ेंगे और संभव होगा तो एक दो आधारों पर पृथ्वी का अंतरतम कैसे प्राप्त होता है, तो पृथ्वी के अंतरतम की जोनिंग करेंगे, जोनिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर का काम करेंगे। एडवर्ड स्वेश ने, जोली महोदय ने, आर्थर होम्स महोदय ने, सभी ने किस किस प्रकार से इसे विभाजित किया, तो आधुनिक प्रमाण क्या है, उसके आधार पर कैसे विभाजित है, इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम संभव होगा तो कल पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, एक बड़ी ज़रूरी जानकारी आपको दे दूं, ज़रूरी जानकारी दे दूं कि यहाँ पर जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हैं, तो आज के न्यूज़पेपर में बड़ी अच्छी खबर हिंदू पेपर में आज के आई हुई है। आज का अगर 12 तारीख का पेपर देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट आपके काम की कई खबरों में से एक ज़बरदस्त सी खबर है। बड़ा अच्छा सा एक पूरा विश्लेषण है और उसको आपको जानना चाहिए। और मैं ये सब बताता चलता हूँ, पूरे काम करते जाइएगा। मैं ये सब क्लास में करवाता जाऊँ, इसके लिए डेली का डेली टाइम नहीं होता और इतना टाइम हो भी नहीं सकता, पर मैं आपको सब कुछ बताता चलूँगा। मैं हिंदू के पेज नंबर 8 पर हूँ, हिंदू का पेज नंबर 8, जस्ट वेट, हाँ 8 नंबर पेज पर हूँ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज है, जिसमें पूरा का पूरा एक शानदार सा आर्टिकल दिखाता हूं आपको। आज का पूरा एक शानदार सा आर्टिकल आया है, अगर आप देख पा रहे हो। ये सब आर्टिकल्स मैं संस्था से भी बोलूँगा आप लोगों को प्रोवाइड कराए, ट्रांसलेट करा के। देखो, वाई इज द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ, ठीक है, वाई इज द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ। प्रॉपरली बहुत शानदार तरीके से इसने एक एक करके समझाया है, एक एक करके समझाया है। सबसे पहले द स्टोरी लिखा है, फिर वेयर इज द टाउन इन जोशीमठ सिचुएटेड, जोशीमठ अवस्थित कहाँ पर है, इसकी बात किया है। फिर दिया है हाउ वल्नरेबल इज जोशीमठ, मतलब जोशीमठ कितना शुभेद्य है, शुभेद्य है, ज्योग्राफिकल पूरा फिनोमिना समझाया है। फिर दिया है व्हाट इज द रोल ऑफ द एनटीपीसी, जो एनटीपीसी की जो टनल प्रोजेक्ट आई है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, विष्णु घाट परियोजना है, उसके बारे में कहता है कि इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, तो ये इसमें दिया है।
पूरा पूरा रूल पूरा समझा दिया है मित्रों। फिर आगे बताया है व्हाट अबाउट द चार धाम प्रोजेक्ट। जो चार धाम प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी इससे रिलेट करके जोड़ दिया। फिर आगे दिया है व्हाट आर द अदर इश्यूज विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू लैंड सब्सिस्टेंस। मतलब और कौन कौन से इशू हैं जो भूमि के धसाव के वजहें हैं। सब कुछ दे दिया है मित्रों, सब कुछ दे दिया है। तो पूरा का पूरा आर्टिकल है, जब आप पढ़ोगे तो इस पूरे आर्टिकल के सार तत्व से आपके डिजास्टर का एक पूरा टॉपिक मिल जाएगा। तो इस पूरे टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे मित्रों। आप लोग अगर डेली ये न्यूज़पेपर नहीं लेते हो तो एटलीस्ट आजकल तो सब कुछ हर जगह पर, इंस्टाग्राम में हर जगह पर ये सारे के सारे आपके दोस्त फ्री में ये पेपर अवेलेबल करवा देते होंगे। तो फ्री में भी आपके पास ये पेपर अवेलेबल हो जाएगा। सर जिनके पास वैकल्पिक वैसे बिल्कुल उन्हें जीएस के पेपर के लिए चल रही भूगोलिक कक्षाओं को अटेंड करना जरूरी है। मैंने कई दिन बताया कि ना करेंगे तब भी चलेगा। हिंदी न्यूज़पेपर में हालांकि मैं गलती कर दिया, मैंने आज का ही लाया। कल का जो न्यूज़पेपर था कल का मैं नहीं लाया था। कल के न्यूज़पेपर में मुझे लगता है पेज नंबर 6 में था या पेज नंबर 7 में था। बहुत अच्छी खबर थी जोशीमठ के बारे में। हर चीज़ पर 5-5 बिंदु, जैसे जोशीमठ के धंसने के 5 कारण, सरकार के प्रयास, सुझाव में 5 सुझाव, रिपोर्ट में 5 रिपोर्ट्स, मतलब तमाम प्रकार की बातें मुझे लगता है 6 पेज में दिया था। मैं दूसरा पेपर उठा के चला आया मित्रों पढ़ाने के क्रम में आपको जल्दबाजी में, तो उसमें भी दिया है। तो कल का पेपर जो आया था दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, उसमें हिंदी में भी दिया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इनरिच इन्फॉर्मेशन हिंदू पेपर के इस पेज में दी है। तो सबको मिला जुला कर मित्रों आप बढ़िया सा एक नोट तैयार करेंगे, इसमें बढ़िया सा नोट्स तैयार करेंगे। ओके, विशाल ने जो लिखा है, हम सारी कोशिशें करेंगे विशाल, लेकिन कुछ चीज़ें अपने जिम्मे पर भी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये था आज की हमारी कक्षा। मैंने कोशिश की कि हर एक बात बहुत अच्छे से साइंटिफिकली डेप्थ के साथ आपको समझ में आए। आशा करता हूँ कि चीज़ें ठीक से समझ में आई भी होंगी, कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं लगी होगी। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल फिर से मिलेंगे हम अपने उपयुक्त उचित समय पर और अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं मित्रों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।